बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी तमाम स्टूडेंट को क्लास के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जनाब आज हमारी पहली क्लास है और सेमिनार भी है, क्लास भी है। सबसे पहले हम पीपीएससी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएंगे और तमाम लोग जो आप हमारे पास ऑनलाइन मौजूद हैं, आप चेक कर लें। आपको जनाब वाइट बोर्ड और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो आप जनाब बता सकते हैं। अच्छा जी जी, आप सही हो गए होगे, वो म्यूट हो गया था। अच्छा जी, सबसे पहले हम जनाब एक पीपीएससी का जो एक इंट्रोडक्शन है वो कराएंगे कि गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स होती हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक इदारा होता है। हर सूबे का अपना इदारा होता है कमीशन, जिसको हम सर्विस कमीशन कहते हैं। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का काम होता है कि जनाब गवर्नमेंट के इदारों को मेरिट पर जो है वो भर्ती करके दे। ठीक है जी जनाब, आवाज़ का किसी को इशू आ रहा है? आप अच्छा जी, अच्छा म्यूट रखें। तो जो जितने भी गवर्नमेंट के इदारे होते हैं उसके अंदर जनाब गवर्नमेंट के जो बाकी इदारे होते हैं वो अपनी एक रिक्वेजिशन भेजते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को। जी जनाब, जिन चले आप तमाम लोग वाली म्यूट रखें। आप लोगों की तरफ से नेट का इशू होगा जिसकी वजह से नेट प्रॉब्लम आ रहा होगा। ठीक है ये अभी बल्कि मैं इधर से वालीम को जो है वो कर, ये जितने लोग जो है ना ज़्यादा बोलते हैं ना जिसकी वजह से आवाज़ कम हो जाती है। अब मैंने वो म्यूट कर दिया तमाम लोगों का। अच्छा जी, गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं वो अपनी रिक्वेजिशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो जनाब एडवर्टाइजमेंट करता है और टर्म एंड कंडीशन किन की होती हैं? इदारे की होती हैं। पीपीएससी की पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की नहीं होती, बल्कि मुतलका भेजने वाले इदारे की होती है। इदारा जब चाहे अपनी रिक्वेजिशन को वापस ले सकता है, इदारा जब चाहे सीटों को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। तो ये जनाब तरीक़ाकार है। तहसीलदार के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, उसके बाद ओवरऑल बात करेंगे। जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं इनके अंदर जनाब जितनी भी जॉब्स आती हैं, लाइक जैक आपके सामने मैं आपको कुछ जॉब के बारे में बता भी देता हूँ। तो इनके अंदर जनाब जो जॉब्स आती हैं लाइक दैट तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कस्टम इंस्पेक्टर, अप्रेजिंग ऑफिसर, जूनियर क्लर्क, डाटा इंटरप्रेटर, पर्सनल असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, मैनेजर औकाफ, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर, प्रोटोकॉल ऑफिसर, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, म्यूनसिपल ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, डिप्टी अकाउंटेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर, कैनाल पटवारी, लिटरेसी मोबलाइज़र, फील्ड असिस्टेंट और इसी तरह जनाब सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, सुपरवाइज़र, सीएसएस का स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, पीएमएस का जनरल नॉलेज हो गया। इन तमाम का जो सिलेबस है ना, ये जो मैंने जितनी बात आपको की है, इन तमाम का सिलेबस बिल्कुल सेम है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसके अंदर जनाब 10 सब्जेक्ट आ जाते हैं और 10 सब्जेक्ट को आपने अच्छी तरह तैयार करना है। वो 10 सब्जेक्ट मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा ताकि आप जो है जनाब उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। जी सबसे पहले जनाब नंबर 1 वर्ल्ड जी के जनाब आपने याद रखना है 25 से 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसी तरह हमारे सामने जनाब दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी जो है ये जनाब आपके सामने 15 से 20 मार्क्स का आता है। नंबर 3 पे इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी जो है ये हमारे पास 3 से 5 नंबर पे है। नंबर 4 उर्दू 10 नंबर का। नंबर 5 मैथ 8 से 10 नंबर। नंबर 6 करंट अफेयर। करंट अफेयर जो होते हैं ये जनाब आपको पता होना चाहिए कि 2 से 3 नंबर का है, ज़्यादा नहीं आता। अच्छा जी, नंबर 7 कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे पास 6 से 8 नंबर का आता है। नंबर 8 एवरीडे साइंस, जिसको हम जनरल साइंस कहते हैं। एवरीडे साइंस जो होते हैं ये जनाब 4 से 5 नंबर का आता है। नंबर 9 इंग्लिश।
इंग्लिश जो है ये जनाब हमारे सामने आती है तकरीबन आलमोस्ट 8 नंबर से लेकर 10 नंबर। ठीक हो गया। 10 नंबर पे जनाब वर्ल्ड करंट अफेयर, ये भी 2 से 3 नंबर पे, ये टोटल मिला के 100 मार्क्स हैं। तो ये पेपर जनाब आप जब भी आप तैयारी करते हैं इस तरह की, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस तरह के जितने भी पेपर आपके आएंगे इसमें 95% नौकरियां ऐसी हैं जिनका यही सिलेबस है और आपने इसी सिलेबस को तैयार करना है। ठीक है। और इस सिलेबस को तैयार करने के लिए आपके पास बुक मटेरियल कौन कौन से होने चाहिए? नंबर 1 PPSC मॉडल पेपर इम्तियाज है, ये आपके पास लेटेस्ट होने चाहिए, इम्तियाज है। नंबर 2 वन लाइनर बुक। नंबर 3 पाक MCQ वेबसाइट। नंबर 4 इल्मी कैप्सूल। ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और आपने इनको अच्छी तरह तैयार करना है और जनाब इसमें से पूरा पेपर बन जाता है। अगर आप इस तरह सीक्वेंस वाइज अपने नोट्स बनाते हैं तो फिर आप कभी भी पेपर में नाकाम नहीं होते। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे पास जो पहली बार मतलब पढ़ रहे थे, जिनको अभी 1-2 महीने हुए हैं, उन्होंने कहा जी सर जी हमारा आज का जो डिस्ट्रिक्ट ज़कात किसी तरह का पेपर था वो बहुत मुश्किल हुआ है। और जो लोग जनाब वो कर रहे थे अपना क्या कहते हैं कि इसके कर रहे थे पिछले 8 माह से या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके मुताबिक 70 से 80 तक उनके सही है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जनाब ये जो आप तलीम हासिल करते हैं यूनिवर्सिटी में जाके 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, वो आपकी जो तलीम है वो 16 साल में कंप्लीट होती है। तो ये भी जनाब कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये भी समझ लें कि 16 साल तलीम का निचोड़ है और इस निचोड़ को पूरा करने के लिए आपको उतनी ही मेहनत दरकार होती है जितनी कि आप जो है मतलब वो करते हैं। अच्छा जी, जहाँ पे देखिए हमारे सामने जितने भी स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपने फेसबुक चेक किया होगा कितने स्टूडेंट हमारे फूड डिपार्टमेंट में, लैंड रिकॉर्ड के अंदर, इसी तरह हमारे पास पंजाब पुलिस में, एक्साइज में या एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के सब डिपार्टमेंट के अंदर तकरीबन हमारे बंदे जो है रिकमेंड हुए। तो ये एक सिलेबस है और इस सिलेबस के मुताबिक जो है आप लोगों ने क्लियर करना है। आप में से कोई बंदा इसका स्क्रीन शॉट ले ले ताकि हम आगे चलें। अब देखिए करंटली आपके पास कौन सी जॉब आई हुई है? करंटली आपके पास तहसीलदार की जॉब हुई और तहसीलदार की जो जॉब है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जी जनाब चेक करें, आप आवाज़ सही है? जिसको आवाज़ का इशू हो सिर्फ वही बताएगा, बाकी नहीं बोलेंगे ताकि जो है प्रॉब्लम कोई ना है। जी जनाब, आप में से किसी बंदे को आवाज़ का इशू आ रहा है? चले आज मैंने बताया भी है, जिसको सही है उसको ज़रूरत नहीं बोलने की। अच्छा जी आगे देखें जनाब, हमारे सामने ये हमारे पास एक सिलेबस है जनरल 1 पेपर का। अब ये सिलेबस आपके लिए एजुकेटर की जो जॉब्स हैं, एजुकेटर में जनाब जो आर्ट्स की सीटें हैं वो सारा यही है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसके अंदर जनाब 60 नंबर का ये आएगा और 40 नंबर का आपका साइंस का सब्जेक्ट आएंगे। तो लिहाजा ऐसी तमाम जो आपके सामने जनाब वाला वो चीज़ें हैं, तो आपने इनको फाइंड आउट करना है कि आपने कहाँ कहाँ पे आपकी कमी है उसको पूरा करना है। आपने तैयारी कैसे करनी है? तैयारी करने के लिए जनाब जितने भी सब्जेक्ट है ना, हर सब्जेक्ट का आपके पास अलग रजिस्टर्ड होना चाहिए और हर सब्जेक्ट का रजिस्टर्ड आपने खुद उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। एक ही बार आपने काम करना है, अच्छी तरह से करना है, चाहे आपके 6 महीने लग जाएँ, चाहे आपके 7 महीने लग जाएँ, लेकिन जब आप एक बार क्लियर कर लेंगे फिर आप एक सीट पे भी आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपका नाम इंटरव्यू में होगा, वरना जब भी आप पेपर दे के आएंगे और मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो लिहाजा जनाब हम सबसे पहले आगे चलते हैं, तहसीलदार के बारे में डिस्कस करते हैं कि तहसीलदार का जो सिलेबस है वो क्या होगा, तहसीलदार की जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं, तहसीलदार की जो आखिरी डेट आपको पता है कि 19 अक्टूबर है और तहसीलदार का पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तहसीलदार का जो मैंने एक सिलेबस लिखा है जनाब, हमारे सामने एक जीके का पेपर भी होगा, उसका सिलेबस यही होगा जो मैंने अभी आपको लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी
तहसीलदार के जो पेपर में जनाब 4, आपको पता है जी, तहसीलदार के पेपर में 400 नंबर का पेपर आना है। 400 नंबर में से 2 सब्जेक्ट रिलेटेड हैं और 2 MCQ है। नंबर 1 पे आप लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आप नंबर 1 इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे जो है ये जनाब 50 नंबर का है और ये टोटल इंग्लिश के 100 नंबर है। ठीक है, इंग्लिश ऐसे कितने नंबर का आएगा? 50 नंबर का आएगा। इस इंग्लिश ऐसे के अंदर आप आउटलाइन जो बनाएंगे या हम आपको बनवा के देंगे, जो 2 पेजेस के ऊपर आपकी आउटलाइन होनी चाहिए। ठीक है, 2 पेजेस के ऊपर आउटलाइन होनी चाहिए। और ये वाला ऐसे आपका 1500 नंबर से लेकर 1500 वर्ड से लेकर 2000 से 2500 तक होना चाहिए, यानी फिर जाके 50 नंबर का पूरा होगा। ठीक है, यानी कि जैसे CSS लेवल का होता है सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 है एक कंपोजिशन का पार्ट है, COM कंपोजिशन। कंपोजिशन के अंदर सबसे पहले नंबर पे जनाब आप लिखेंगे कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन जनाब या तो होगी 15 नंबर की या फिर आपने 20 मार्क्स, इन दोनों में से एक हो सकती है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। नंबर 2 ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन जो होती है ये अनसीन होती है। ट्रांसलेशन कैसी होगी भला? उर्दू का पैरा दिया होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उर्दू टू इंग्लिश। उर्दू टू इंग्लिश ये जनाब हमारे पास होगा 15। ठीक हो गया। नंबर 3 पे जनाब हमारे पास ईडियम्स आ गए। ईडियम आपको 5 नंबर के आएंगे, लेकिन ये 8 दिए होंगे, 8 में से आपने 5 करने। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आखिरी प्रेसिंग। इंग्लिश प्रेसिंग जो है ये आपके सामने जनाब 15 मार्क्स। ठीक है, ये 15 नंबर की टोटल आपके ये जनाब 100 नंबर। तो अब आप चेक कर लें जनाब, हमारे सामने जो ऐसे होता है, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, एक मजमून लिखते हैं, तो ऐसे कि हम पहले आउटलाइन बनाएंगे, आउटलाइन के बाद उसका बैकग्राउंड, फिर उसका पूरा स्केच बनाएंगे, उसके बाद उसका कंक्लूजन, और उसके बाद उसकी आउटलाइन आखिर में भी बनाई जा सकती है, पहले भी बनाई जा सकती है। कंपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंपोज करना। कंप्रीहेंशन को उर्दू में हम तलखीस कहते हैं। तलखीस क्या चीज़ होती है? तलखीस ऐसी चीज़ होती है जनाब कि आपके सामने एक चीज़ पैरा दिया होगा, उस पैरे में से आपने उसके जो है वो सवाल निकालने होते हैं, तो तलखीस इसको कहते हैं। ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश, उर्दू का पैरा दिया होगा, आपने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना होगा। ठीक हो गया। इसी तरह ईडियम आपके सामने मौजूद होते हैं, ईडियम को आपने ट्रांसलेट करना होता है, यानी इंग्लिश के अंदर डिफाइन करना होता है। प्रेसी जो होती है आपके सामने पैरा दिया होता है, उस पैरे को अंडरस्टैंड करके आपने अपने अल्फाज में जो है उसको 1/3 शार्ट करना होता है। लाइक दैट जी, आप यहाँ से जो है मतलब है कि यहाँ लाहौर से आप इस्लामाबाद गए, कैसे गए, लेकिन आपने लाहौर से इस्लामाबाद के ऊपर 3 पेजेस लिखे हुए हैं, लेकिन आपने वही वाला हाल जो है सिर्फ एक पेज में बताना है, इसको कहते हैं प्रेसिंग, शार्ट करना। ठीक, तो ये हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन होगा। इंग्लिश का पोर्शन जो है इसके बाद हमारे सामने हाँ जी, आप चेक करें आवाज़ सही है जी जनाब, आप चेक करें आवाज़ सही है। ये मेरे ख्याल में कोई नेट का इशू है कि ये कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये है कि कभी कभी सही हो जाती है, कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, आप देखें जी इंग्लिश का अच्छा चलें, 1 मिनट आप थोड़ा सा वेट करें, नेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम हो सकता है, तो जैसे ये 1 मिनट के लिए आप खामोशी अख्तियार करें, इंशाल्लाह ताला ये सही हो जाएगा। अपने वॉल्यूम म्यूट रखें, अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो फिर ही आपने कोई
कुछ नहीं, ये अभी ठीक हो जाता है, आप बेफिक्र हो जाए। जैसे ठीक हो आप मुझे मैसेज करें चैट के अंदर, ताकि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। अच्छा जी, आप देखें जी, आपको मैथ के इंग्लिश का जो हमारे सामने वो था, इंग्लिश का जो हमारा था सिलेबस, उसके अंदर मेरे ख्याल में जो है आप तमाम लोगों को जो है प्रॉब्लम समझ आ गई होगा कि क्या क्या चीज़ उसके अंदर मौजूद है और आपने क्या क्या करना होता है। जी अब ठीक हुई है थोड़ी सी? अच्छा ठीक है जनाब, आप ठीक, अभी यही प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा जनाब, आप चेक कर लें किसी को मतलब है चांद लोगों को प्रॉब्लम होगा। अच्छा वाइट बोर्ड पर लर्न, चलें जी अब ठीक हो गई है। आप तमाम लोग बता दें कि जनाब आपके सामने जो हमारे सामने ये इंग्लिश का मैंने सिलेबस लिखा है, आपको इंग्लिश के अंदर कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंड ना हुई तो आप बता सकते हैं। तो ये एक इंग्लिश का सिलेबस होगा, इसके अंदर जनाब तब्दीली अगर हुई तो ये कॉम्प्रीहेंशन की तब्दीली हो सकती है। अगर ये 15 नंबर की आएगी हमारे सामने तो फिर इंशाल्लाह ताला ये हमारे पास, ये अगर 20 नंबर की होती है तो फिर हमारे सामने ये जो ट्रांसलेशन होगी वो 10 नंबर की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तब्दीली इतना होती है, लेकिन आएगा बिल्कुल सेम ऐसे ही। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं उर्दू के ऊपर। जी मैं आप सारा कुछ बता दूँ। उर्दू के अंदर क्या होगा, उर्दू के अंदर भी एक ऐसे लिखा जाएगा, उर्दू ऐसे जो होगा वो 50 नंबर का होगा। ठीक है, उर्दू के अंदर एक कॉम्प्रीहेंशन जिसको हम तलखीस कहते हैं, ये हमारे पास जनाब 20 मार्क्स की आएगी। इसको हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं और उर्दू में तलखीस कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह फिकरात, ये जो हमारे ईडियम है इनको हम फिकरात कहते हैं, ये 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, इसी तरह बा, मुहावरा, तर्जमा, ये हमारे पास 15 नंबर का आएगा। ठीक हो गया, और इसी तरह हमारे सामने तलखीस हो गई, सेंटेंस उर्दू हो गया, सेंटेंस 15 नंबर। अच्छा जी, जिस तरह हमारे सामने ये था ना अपना क्या कहते हैं प्रेसी, तो वहाँ पे भी हमारे सामने प्रेसी होगी जो कि हमने करनी होगी, और इसके अंदर भी आपके सामने 15 नंबर का पेपर है। 15 भी हो सकता है या 10 भी हो सकता है, तो ये भी हमारे पास 100। अच्छा जी, अब दोबारा मैं जनाब तमाम लोगों को रिवाइज कर देता हूँ, जितने भी लोग नए मौजूद हैं क्लास के अंदर या पुराने मौजूद हैं। इंग्लिश ऐसे 50 नंबर का होगा, इंग्लिश ऐसे 50 नंबर का होगा। जो ऐसे आपने इंग्लिश का तैयार करना है वही आपने उर्दू का तैयार करना है। कॉम्प्रीहेंशन 15 से 20 नंबर की हो सकती है, कॉम्प्रीहेंशन 15 से 20 नंबर की हो सकती है, 15 से 20 इधर कम भी हो सकती है। अच्छा जी, सॉरी, कॉम्प्रीहेंशन 20 नंबर की होगी, 20 नंबर की। ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश होगी, जहाँ पर आपको इंग्लिश का पैरा दिया होगा, उर्दू में आपने ट्रांसलेट करना होगा, और वो 15 नंबर का होगा। ईडियम 5 नंबर के होंगे, फिकरात 5 नंबर के होंगे। अच्छा जी, जो हमारे पास प्रेसी है 15 नंबर की, इधर भी 15 नंबर की, सेम सिलेबस उर्दू और इंग्लिश के सेम। ऐसे आपने 1500 वर्ड्स, ऐसे 1500 वर्ड से लेकर आपने 2000 से 2025 तक लिखना है, 2500 वर्ड तक लिखना है। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारी इंग्लिश के लिए स्पेशल इंग्लिश की जो टीचर्स हैं उन्होंने जनाब PMS भी क्लियर है, उनका CS भी क्लियर था, लेकिन एलोकेट नहीं होती, और वो गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो इंशाल्लाह वही पढ़ाएंगे, इंग्लिश को मुकम्मल तौर पे कंप्लीट जो है ना वही पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, उर्दू के लिए
जो आपको मैंने बताया कि आपने उर्दू का जो भी ऐसे तैयार करना है, इंग्लिश का तैयार करना है, वही सेम उर्दू का तैयार करना है, ठीक है। लेकिन ये जो पैरा होता है ना हमारे पास ट्रांसलेशन का, ये अनसीन होता है, ये कहीं से भी आ सकता है। इसके लिए हमें जो है अपनी वोकेबलरी स्ट्रांग करनी होगी इंग्लिश की, और उसके लिए वो इंशाल्लाह ताला जो इंग्लिश पढ़ाने वाली मैडम होगी वो आपको डॉन न्यूज़पेपर जो है वो आपको मतलब प्रेसी के लिए लगवाएंगी, और प्रेसी आपने वहाँ से जब आप तैयार करेंगे तो आपको वोकेबलरी ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी और आप इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर जनाब 100 नंबर है, 100 नंबर आपने पासिंग मार्क के लिए आपके पास 40 नंबर आने चाहिए। इधर भी 100 नंबर है तो 40 मार्क होने चाहिए आपके पास। अगर आपके 40 में से 39 आ जाते हैं तो आप फेल हो, ख़त्म बात, कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपके 40 नंबर ज़रूरी हैं। और ये याद रखिए उर्दू और इंग्लिश दोनों में बड़ी मुश्किल से 50-45 यहाँ तक आएंगे, ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपने इनके ऊपर भी मेहनत करनी है, अपना टारगेट पूरा करना है। आपका मेरिट बनाएगा जनरल नॉलेज, ठीक है। आप लिखते हैं जनाब नंबर 3, ये कंप्रीहेंशन थी ना, ये वाली तलखीस, ये प्रेस ये को, ठीक है। ये जो कंप्रीहेंशन होती है हमारी, अच्छा जी आगे चलें, देखें हमारे सामने जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का जो हमारा पेपर होगा वो होगा 100 नंबर का। जनरल नॉलेज में पहले आपको बता चुका हूँ 10 सब्जेक्ट होते हैं और 10 सब्जेक्ट में से ही आपने वो कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास ओके होगा। आपने जहाँ जो मेरिट बनाना है ना 200 नंबर को टच करने का, इसमें आपने टारगेट बनाना है कि मैंने 80+ मार्क लेना, ठीक है। यही आपका मेरिट बनाएगा रिटर्न इंटरव्यू के लिए, और यही आपका फाइनल मेरिट बनाएगा। तो आपने इसका 80 मार्क का जो है ना वो करना है। और ये सारे क्या होंगे भला, MCQ होंगे। और इसमें 20.25 या 25% जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। लाइक दैट अगर आप 4 मिस्टेक करते हैं तो आपकी एक मिस्टेक काउंट हो जाएगी, 1 नंबर कट जाएगा। आखिरी नंबर पर मौजूद है जनाब रेवेन्यू लॉ। रेवेन्यू लॉ जो है ये भी MCQ के अंदर होंगे और ये 100 नंबर, ठीक है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो MCQ देंगे वो जनाब 1967 से, 1967 एक्ट। इसके अंदर जनाब 1890 का भी एक्ट है, और इसके अंदर कुछ रिफॉर्म आई हैं 2005 के अंदर, वो भी आपने पढ़नी है, ठीक है। 1887 का भी एक्ट है, 1887, 1890, 1967। तो तकरीबन इस जो एक्ट है 1967, इसमें से तकरीबन 70% MCQ है। बाकी हमारे जनाब जो हमारा मतलब है कि जो सीट है, सीट के हवाले से हमने तैयारी करनी है कि उसके अंदर कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमने डिस्कस करना है। तो ये एक सिलेबस है तहसीलदार का जो मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें अगर आपने कोई सवाल करना हो एनीवन तो आप कर सकते हैं, ताकि हम अपनी क्लास का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें। MCQ PPSC का कोई भी होगा ना नेगेटिव मार्किंग होती है, ये याद रखिएगा। ये MCQ है तो नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। जनरल नॉलेज के अंदर मैंने आपको बताया कि 10 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। 10 सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा आपके पास, वर्ल्ड जनरल नॉलेज। वर्ल्ड जनरल नॉलेज के अंदर जनाब 7 कॉन्टिनेंट हैं, 5 ओशंस हैं, उन तमाम के अंदर जितने रिवर्स हैं, जितनी माउंटेन रेंजेस हैं, लेक्स हैं, कैपिटल हैं, उसके अंदर लेक करेंसीज हैं, सब कुछ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वर्ल्ड जनरल नॉलेज के साथ। तो वो सबसे ज़्यादा ना, जी 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 इसी में 70% आएगा। क्योंकि हमारे पास जब हमारा एक्ट बना हुआ ना, हमने इन एक्ट के अंदर 1890 में और 1887 के अंदर तब्दीलियाँ की हैं, और इनमें तब्दीलियाँ करके 1967 का बनाया आपने, ठीक है। पाकिस्तान का जो अपना आइन बना हुआ है वो भी जनाब 1935 का जो एक्ट है उसकी कॉपी की हुई है उन्होंने, अपना तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक हो गया। तो लिहाजा आपने जी MCQ देंगे, जस्ट MCQ, इन दोनों में MCQ देंगे, इन दोनों में MCQ। जी जी मैं आपको बताता हूँ, ये आपको इंग्लिश की तैयारी जो है ये स्पेशल जो है इंग्लिश का एक्सपर्ट मैडम है वो करवाएंगी। उर्दू की जो तैयारी है वो भी मैडम करवाएंगे क्योंकि उन्होंने CSS PMS क्वालिफाइड है। जबकि ये वाले जो रेवेन्यू लॉज हैं और जनरल नॉलेज ये मैं खुद करवाऊँगा आपको,
ठीक है जी जी। आपने कोई सवाल पूछना हो, एनीवन? हाँ जी, मैंने पहले जो आप हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ है ना, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये जो जर्नल नॉलेज का पोर्शन है ना, ये आपकी तमाम वो नौकरियां जो जर्नल कहलाती हैं, जो गवर्नमेंट में 95% जॉब आती हैं, ये वाला पोर्शन होता है। तो आपने इसको तैयार करना है, ठीक है। तो आपकी जो जी बिल्कुल देखें, आपने सिलेबस देखना है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस मैंने लिखा है ना अभी थोड़ी देर पहले कि आपका सिलेबस जो है वो, उसके अंदर कैनाल पटवारी का सिलेबस भी सेम है, लिटरेसी मोबिलाइजर का भी सेम है, इसी तरह एक्साइज इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सबका सेम है। तो इसलिए आप तमाम लोगों के लिए सेम है। मैंने उसको हम कहते हैं वन पेपर। तो वन पेपर की तैयारी आपकी साथ हो जाएगी, ठीक है। नहीं, उर्दू और इंग्लिश के एमसीक्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये आपको मैंने बता दिया है, इसी तरह मतलब पेपर होगा। आपकी तरफ से ना आवाज़ बहुत जो है ना डिस्टर्ब कर रही है, दूर कर दें। रेवेन्यू लॉ की ना मैं आपको बताऊं, मेरे पास 3-4 बुक हैं। एक भट्टी वालों की है, एक जनाब कारवान वालों की है, एक स्पेशल बंदा है उसने खुद लिखी हुई है। मैं 3-4 बुक्स को जो है ना कंपोज करके आपको बनाया करूँगा। और आपको एक बात बता दूं कि जी 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 जी, ये पेपर इस तरह होगा जनाब कि आपका मतलब है कि 2 दिन भी हो सकता है, एक दिन में 2 पेपर भी हो सकते हैं, या एक दिन में एक पेपर भी हो सकता है। बट होपफुली कि आपका एक दिन में 2 पेपर होंगे। रेवेन्यू लॉ मैं खुद पढ़ाऊंगा। जी जी, नहीं नहीं, 1 बाय 1 अटैम्प्ट करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आज पेपर आपका हो गया इंग्लिश का, तो सेकेंड टाइम आपका जो है उर्दू का हो सकता है, या अगले दिन आपको उर्दू का हो सकता है, ठीक है, इकट्ठे नहीं आएंगे। अब देखें ना, हमारा तो एक पूरा स्केच है ना, ठीक है। तो ये जनाब बात, वीडियो किसने ऑन की? वीडियो आप म्यूट कर दें। चले कोई बात नहीं है, ये तो हमारा बाद का मसला है, वो हम बाद में डिसाइड कर लेते हैं। तो ये अब ये इसमें और कोई? जी जी जी, मैं आपको एक बात बताऊँ ना, मैं आप जी जी मैं आपको जी जी मैं आपको बात बताता हूँ कि आपने कल पीपीएससी का पेपर क्लियर किया? जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो है पीपीएससी की तैयारी पहले की है? कोई पेपर दिया आपने? नहीं, पहले पेपर को दिया आपने? मैं आपको जी मैं आपको बताता हूँ, वो जो मैं आपको बताऊँ। जी जी, आप मेरी तो, आप पहले मेरी बात सुन रहे हैं, आप अपनी बात की जाए। ये मैं आपको बताऊं कि जो पीपीएससी के अंदर जनाब हमारे जो पिछली बार पीएमएस का एग्ज़ाम हुआ था ना, पीएमएस के एग्ज़ाम के अंदर जो टॉपर आदमी था ना, टॉपर आदमी के 700 कुछ नंबर थे, 800 कुछ नंबर थे, लेकिन उसके जनरल नॉलेज के पेपर में सिर्फ 40 नंबर थे, ठीक है। हमारी क्लास का एक स्टूडेंट है, हमारे, चले कोई बात नहीं है, वो बाद में डिसाइड करते हैं, ठीक है। जी जी, बात सुनाओ। जी 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 जी, अलहमदिल्ला। जी जी बोले।
नहीं कोई बात नहीं है, पहला दिन है ना आप। जी मैं आपको आज बात बताऊं। जी मैं आपको बताऊं कि ये पहला दिन है और ये इनका हक बनता है सवाल करने, कोई बात नहीं है। अच्छा जी, हम अब सवाल अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं आपको पूरा तरीक़ाकार आप बता दूँ। सबसे पहले हमारी क्लास होगी जिसमें हम इंग्लिश वोकैबलरी लिखवाएंगे, ठीक है। इंग्लिश वोकैबलरी ख़त्म होने के बाद हम 5 सवाल मैथ के कराएंगे। मैथ ख़त्म होने के बाद फिर मैं आपको टाइम टेबल ग्रुप में शेयर कर दूंगा और उस आपने टाइम टेबल के मुताबिक चलना होगा। आपका जनाब 2 दिन का लेक्चर होगा वर्ल्ड जनरल नॉलेज के ऊपर, जिसमें वर्ल्ड मैप बनाए जाएंगे और कॉन्टीनेंट उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। आपका बुध वाला दिन पाकिस्तान स्टडी के ऊपर लेक्चर होगा, यानी इंडो पाक हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। आपका जुमेरात को इस्लामियात के ऊपर लेक्चर होगा। आपका जुम्मतुल मुबारक वाला दिन कंप्यूटर और उर्दू के ऊपर लेक्चर होगा। और आपका जनाब हफ्ते वाला दिन लेक्चर हमारा होगा पीपीएससी की जो बुक है उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। लेकिन इन तमाम लेक्चर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इंग्लिश वोकैबलरी प्लस मैथ करेंगे। ये हमारे पास उन स्टूडेंट के लिए जो सिर्फ जनरल नॉलेज की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। और जो हमारे पास रेवेन्यू एक्ट है उसका हमारा हफ्ते के अंदर जनाब 2 लेक्चर हुआ करेंगे, ठीक है। और जो हमारी इंग्लिश की लेक्चर होंगे, इंग्लिश के भी 2 लेक्चर हुआ करेंगे, ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला उर्दू के ऊपर जो हमारी फ्राइडे को क्लास होगी उसके अंदर उर्दू आप क्लियर होगा। उर्दू जो है आपको पता है कि वो समझने की ज़रूरत होती है, बाकी इतना ज़्यादा उर्दू मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश से उर्दू ज़्यादा मुश्किल। जी वो मैं शेयर कर दूँगा। अच्छा जी, ये बताइए जी जनाब, अब हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी जी जल्दी से बोले। ये जॉब जो है ना तहसीलदार की जॉब आई हुई है और अपना पीपीएससी की वेबसाइट पे चेक करेंगे ना आपको नज़र आ जाएगी। और असिस्टेंट की फीमेल उसके ऊपर कोर्ट का केस चला हुआ है। जी कोर्ट का केस चला हुआ है। अच्छा जी, तमाम लोग अपने वॉल्यूम म्यूट कर दें। और मैं जनाब लेक्चर पढ़ा रहा हूँ आपको और आपने चुप करके सुनना है, ठीक है। मैंने तमाम का वॉल्यूम म्यूट कर दिया। जब मैं ये लेक्चर पूरा स्लाइड पूरी कर लूँगा फिर मैं इसको अनम्यूट करके आपसे सवाल पूछूँगा। पूरी दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट है। और ये जो हमारी जो ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन कैसे है वाला गोल है, जिसको हम जियोड भी कहते हैं या ओबलेट भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो इसके अंदर जनाब जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट के साथ 5 ओशन भी हैं। पूरी दुनिया जो जिसके अंदर हम घूमते हैं, हम सुनते हैं कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, चाइना है, सो ऑन। तो ये पूरी दुनिया जो लैंड एरिया है वो टोटल 29% है और 71% जो है जनाब वो पानी है। 71% में से 70% जो है वो पानी कड़वा है, यानी पीने के काबिल नहीं है, साल्टी वाटर है। और 1% जो पानी है वो जनाब मीठा पानी है, यानी फ्रेश वाटर है, तो उसको आप पी सकते हैं। पूरी दुनिया के जो 7 कॉन्टिनेंट है इनको आपने कैसे याद करना है कि जनाब आपको कैसे पता चलेगा कि पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है या पॉपुलेशन के लिहाज से कौन सा बड़ा है। अच्छा जी, टोटल कॉन्टिनेंट कितने बोला 7। AANSAE। आनसिया से मुराद होता है जनाब, आगे लिख लें आप, एरिया। ये एरिया वाइज इनका कोड है, आपने याद रखना। और अगर आपने पॉपुलेशन वाइज जो है वो याद रखने हैं तो उसका कोड क्या बनेगा, AAENS। इंसा।
तो ये हमारे पास जो है पॉपुलेशन, ये हमारे पास पॉपुलेशन वर्ग है। आंसिया और आ इंसा, आंसिया आ इंसा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब कैसे वाला, ये भी एशिया है, ये भी एशिया है, ठीक है, और ये भी हमारे पास जनाब अफ्रीका है और ये भी अफ्रीका है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास जनाब नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारे पास यूरोप है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये जनाब हमारे पास एरिया वाइज जो है हमारे पास अंटार्कटिका है, और ये जनाब साउथ अमेरिका है, और ये हमारे पास यूरोप है, और ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है। इसी तरह हमारे पास ये पॉपुलेशन वाइज जो है ऑस्ट्रेलिया है, और आखिर में अंटार्कटिका है। तो ये इनका आपने याद रखा थे, हम लिखते हैं अभी नाम बराबर। अच्छा जी, ज़मीन जो है वो किस तरह है, गोल है, जिस तरह मतलब है मैंने आपको बताया कि जियोइड है, जियोड है या ऑब्लेट है, उसके अंदर जो 7 कॉन्टिनेंट है वो किस तरह हैं, और उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ पढ़नी है। नंबर 1, इधर आप लिखेंगे वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप के अंदर आपने क्या क्या चीज़ पढ़नी है। नंबर 1, कॉन्टिनेंट इन डिटेल। नंबर 2, इक्वेटर लाइन। नंबर 3, प्राइम मेरिडियन लाइन। नंबर 4, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नंबर 5, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नंबर 6, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नंबर 7, साउदर्न हेमिस्फीयर। नंबर 8, लैटिट्यूड ऑफ अर्थ। नंबर 9, लॉन्गिट्यूड ऑफ अर्थ। नंबर 10, ARCTIC, आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल भी कहते हैं इसको जनाब, पोलर जोन भी कहते हैं, और इसको पोलर जोन के साथ फ्रिजिड जोन भी कहते हैं, FRA, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। ये जो पॉइंट है जनाब 10 जो हमने डिफाइन करने हैं वर्ल्ड मैप के अंदर, और इसको डिफाइन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जनाब आप कौन सी जगह पे मौजूद है दुनिया में, और दुनिया के अंदर जनाब जब एक चीज़ राइट या लेफ़्ट हो रही होती है या वेस्ट टू ईस्ट जा रही होती है तो क्या प्रॉब्लम होता है, या एरोप्लेन जो हमारा ऊपर जनाब हमारे ऊपर आसमान के ऊपर जो है चलता है तो वो कैसे मतलब है एक मुल्क से दूसरे मुल्क क्या पहुँचता है, ना तो वहाँ कोई सड़क है ना कोई निशान है, वो कैसे पहुँच जाता है। तो ये आपको जनाब इस तरीके से आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं जनाब वॉल्यूम को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो तमाम स्टूडेंट इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो बता दें ताकि हम इसको रिमूव करते हुए आगे लिखें। जी जनाब, एनीवन जिसको इसकी समझ ना आई हो, जिसको एरिया वाइज समझ ना आया हो, जिसको पॉपुलेशन वाइज समझ ना आई हो, वर्ल्ड मैप के अंदर हमने क्या क्या चीज़ पढ़नी है, आपको अगर किसी किस्म में कोई चीज़ समझ ना आए तो बता सकते हैं। क्लियर है? जी चलें जी, आप में से कोई भी बंदा इसका जो है वॉल्यूम वो कर ले जनाब, अपना स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम ग्रुप में बाद में इसको जो है शेयर कर सकें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हम अब वर्ल्ड मैप को बाकायदा तौर पे स्केच करते हैं कि किस तरह वर्ल्ड मैप बना हुआ है और हमारे कॉन्टिनेंट कहाँ पे मौजूद हैं, और इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड कर लें, नंबर 11, ओशन। ये अब स्क्रीनशॉट ले लें, ओशन भी ऐड करने थे क्योंकि हमारे पास जो
इसके अंदर 71% वाटर है वो यहाँ ओशन मौजूद है। आवाज़ मुझे समझ नहीं आ रही, किसी को आती है किसी को नहीं आ रही, अगर ना आए तो सबको ना आए। ये भी तो आप देख सकते हैं ना, अपना नेट अच्छी तरह चेक करें, और आपने नेट वो इस्तेमाल करना है जो आपके, अच्छा चलो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं क्लास की ना बाकायदा तौर पर रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, तो क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, इंशाल्लाह ताला आपको आवाज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमारे बिल्कुल सामने जनाब, हमारे बिल्कुल सामने है नॉर्थ और हमारे बिल्कुल बैक साइड पे है साउथ, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे डब्ल्यू ई बुई, ये ज़मीन की डायरेक्शन है। मैंने आपको बताया कि जनाब जो ज़मीन है वो कैसे है बोला, ज़मीन जो है हमारे पास क्या है बोला, ज़मीन हमारे पास दो है, ठीक हो गया। ये हमारे पास जनाब साउथ हो गया, ये हमारे पास ईस्ट हो गया, ये हमारे पास वेस्ट हो गया, ठीक है। दुनिया में टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं, टोटल कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताया जनाब पूरी दुनिया के अंदर 7 है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जिसको हम क्या कहते हैं, एशिया। एशिया जनाब आपको यहाँ ये एशिया है आपका, ठीक है। दुनिया का दूसरे नंबर पे जो कॉन्टिनेंट मौजूद है जिसको हम अफ्रीका कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एशिया के साथ एशिया और यूरोप जो है इकट्ठे हैं, इसलिए इसको टर्म दी जाती है यूरोशिया। यूरोशिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जनाब दोनों इकट्ठे हैं, तो इस तरह ये मौजूद है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये इस जगह पे जनाब ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, ये हमारे पास जनाब अंटार्कटिका मौजूद है, और इस जगह पे कॉन्टिनेंट एक मौजूद है जिसको हम भला क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका कहते हैं, और यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट मौजूद है जिसको हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, ठीक है। इनके मैं नाम लिखता हूँ जनाब, ये हमारे पास हो गया साउथ अमेरिका, ये हमारे पास हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हमारे पास हो गया अफ्रीका, RIC, ये हमारे पास हो गया एशिया, ये हमारे पास हो गया यूरोप, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे पास हो गया जनाब अंटार्कटिका, ठीक है। अब ये जो ज़मीन का एरिया मैंने बनाया है ना, ये ज़मीन का टोटल एरिया 29% है। 71% ये जो जगह मैंने छोड़ दिया ये पानी है, और इस पानी के अंदर जनाब कौन से ओशन है, उस ओशन को जनाब आपने बिल्कुल तरतीब से चलना है, ठीक है, ताकि आपको कोई मिस्टेक नहीं। ये जनाब इस तरह लिखेंगे, इधर आप लिख दें पी, क्या रख दें वाला, पी लिख दें। अच्छा जी, उसके बाद ये लिख दें आप ए, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आप लेते हैं आई, ठीक हो गया। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन बन गया ये ऐसे लिखना, और ये वाला जो पोर्शन है इधर से भी आपने याद रखिएगा पी लिखना है, और ये पूरा पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं ए। अब ये तरतीब से आपने मैंने लिखे हैं और तरतीब से आपने याद रखना, लिखेंगे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में नंबर 1 पे पी लिखा मैंने, पी का क्या मतलब है, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। नंबर 2 ए से बनेगा ये वाला है, एटलांटिक ओशन,
नंबर थ्री पे मैंने आई लिखा है इंडियन ओशन। नंबर 4 पे मैंने जनाब ये एस लिखा है, एस का मतलब है सौदर्न, SOUTHERN, सौदर्न। नंबर 5 पे मैंने ये ए लिखा है ऊपर वाला, इसका मतलब होता है आर्टिक, ARCTIC, आर्टिक। अच्छा जी, ये जनाब तरतीब है लिस्ट ऑफ ओशन इन CHRONOGIS, क्रोनोलॉजिकल आर्डर। ये जनाब हमारे सामने दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है, दुनिया का दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन है, दुनिया के तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन है, दुनिया का चौथे नंबर पे सौदर्न है, दुनिया का पांचवें नंबर पे आर्टिक ओशन है। याद कैसे रखना है? पहला पी है, पैसिफिक के लिए हमने पी इस्तेमाल किया, ए के लिए, अटलांटिक के लिए ए इस्तेमाल किया, इंडियन के लिए आई इस्तेमाल किया, सौदर्न के लिए एस इस्तेमाल किया, आर्टिक के लिए इस्तेमाल किया। क्या बन गया? पैसा। ये वो पैसा है जिसके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है, ठीक है, भाई भाई को खा रहा है जनाब, दुनिया जो है कोई किसी का एहतराम नहीं करती। जो पैसा है जनाब ये हमारे पास कोड, इस पैसे को आपने अपने पास याद रखना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, पैसा आपने याद कर लिया, मैं आपसे पूछता हूँ कि विच इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, तो आपके पास पैसा है, पैसे के अंदर आखिर में ए आता है, ए का मतलब है आर्टिक ओशन, आर्टिक ओशन। मैं कहता हूँ विच इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड के नंबर पे PAI आता है, तो इंडियन ओशन। विच इज द सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड स्मॉलेस्ट ये, सेकंड स्मॉलेस्ट ये बन जाएगा सौदर्न ओशन। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट जनाब अटलांटिक है। विच इज द लार्जेस्ट? पैसिफिक हो गया। ये पैसिफिक जो है इधर भी लगता है, इधर भी लगता है। वजह क्या है? क्योंकि ज़मीन आपको पता है इस तरह गोल होती है, तो नीचे जो समंदर है वो इस साइड पे भी लग रहा है, इस साइड पे भी लग रहा है, तो ठीक है। तो ये जनाब पानी की तरतीब भी मैंने बता दी है, और मैंने आपको जनाब इसकी भी बता दी है जो कि हमारे पास इस दुनिया के अंदर जो कॉन्टिनेंट है तरतीब के साथ, वो भी मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, कुछ और सवाल हैं इसके ऊपर, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज़ को जो है प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक हो गया। 71% क्या चीज़ है? ठीक हो गया, 71%, 70% पानी जो है वो क्या है? साल्टी, SALT, साल्टी। 1% जो है वो जनाब है हमारे पास फ्रेश, ठीक हो गया। ये 71% जो है ना, जिसको हम जब 100% कन्वर्ट करते हैं तो 97% बनता है, ये 1% बनता है 3%, ठीक हो गया। अच्छा जी, बाकी जनाब जो 29% एरिया है लैंड एरिया, ये जनाब 29% बनता है, तो पूरी दुनिया जनाब कंप्लीट हो जाती है इसके ऊपर, ठीक हो गया। तो इसका जनाब आपको मैं वॉल्यूम जो है अनम्यूट कर रहा हूँ, तमाम लोग चेक कर लें कि उनको इस बात की समझ आ गई है या नहीं है, क्योंकि आपने जनाब तरतीब से पढ़ना है ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। एनीवन जनाब बताएं आपको, ये हमारा पैसा और ये हमारे पास जो कॉन्टिनेंट की तरतीब है आपको समझ आ गई है नहीं? 97 में इसमें होता है ना कि देखें ना, हमारे पास ये 71 है ना, तो आपने 1/71 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 3% आता है, ठीक है। और इसी तरह 70 डिवाइडेड बाई 71 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 97, ठीक है। अच्छा जी, जी जनाब, आप में से किसी बंदे को इस बात की समझ नहीं तो बता दें। एनीवन क्लियर? अच्छा जी, आगे जनाब मैंने आपको बताया पहले नंबर पे इक्वेटर लाइन को आपने पढ़ लिया, सबसे पहले नंबर पे इक्वेटर लाइन, कॉन्टिनेंट को हमने पढ़ लिया, कॉन्टिनेंट के बाद जो है हम पढ़ेंगे इक्वेटर लाइन को। इक्वेटर लाइन जो है हमारी कैसे बनती है? इक्वेटर लाइन जो है ना, याद रखिएगा, एक इमेजिनरी लाइन है, यानी इमेजन का मतलब है जिस तरह हम अपने दिल में सोच लेते हैं कि जनाब कल जो है हम, मतलब ये जो बंदा आ रहा है ना, हम दिल में सोच लें इसको ये जवाब देना है, या हम ये कहते हैं कि जनाब ये जो ज़मीन पड़ी हुई है ना, हम अपनी तरफ से लाइन बना देते हैं दिल में कि ये इस तरह एक लाइन होनी चाहिए। तो ज़मीन जो है दो हिस्सों में डिवाइड की गई है, इमेजरी लाइन नज़र नहीं आएगी बट इमेजरी लाइन खींची गई है। और ज़मीन की लाइन कैसे खींची गई है? ये कि हमारे पास क्या है, वेस्ट से खींची गई है यहाँ से,
ये हमारे पास याद रखिएगा, ये हमारे पास 0 लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ये 0 डिग्री से इस तरह खींची गई है, इस तरह यहाँ पर ये भी 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री। जब हम यहाँ से इधर आएंगे ना तो ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। जब हम यहाँ से इस साइड पे आएंगे तो ये भी 90 डिग्री है। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये 90 डिग्री लैटिट्यूड हो जाएगा, इधर जाएंगे तो 0 डिग्री 90 डिग्री लैटिट्यूड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ये बताइएगा, वॉल्यूम तो म्यूट कर दें, वॉल्यूम किस कहाँ है? अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो फिर तो आप जनाब वॉल्यूम, अच्छा जी देखिए हमारे सामने जो है ये हमारे पास जहाँ 0 डिग्री से यहाँ तक आएंगे 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने इक्वेटर लाइन दरमियान में खींची है। इस इक्वेटर लाइन से क्या चीज़ फ़र्क नज़र आई है आपको कि इक्वेटर लाइन जो है वो साउथ अमेरिका वाले मुल्क में आती है, साउथ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में आती है, अफ्रीका में आती है, एशिया में। ठीक हो गया? अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे जनाब एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। वालेकुम। न्यूज़ का एब्रीवेशन वो नहीं, न्यूज़ का एब्रीवेशन जो है ना वो मैं आपको बात बताता हूँ कि ये तो मतलब है कि वो बनाया हुआ है ना उन्होंने, खबरों वालों ने। न्यूज़ के एब्रीवेशन हमने एक और भी बनाया हुआ जो कि यूके के अंदर, यूके जिसके अंदर फॉल करता है। ठीक है, बाकी न्यूज़ के अंदर जनाब वो जो खबरें चलती है ना उसका न्यूज़ यही है। ठीक है जी, आप में से किसी बंदे ने कोई बात समझे बता दें, मैं इसको रिमूव करके ना हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ जो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एनीवन जिसने सवाल करना हो चलेंगे। हम आपको जो भी चीज़ पढ़ाएंगे हम उसका कोड बताएंगे ताकि आप ना इम्तिहान के अंदर जो है आप भूल ना जाए। ठीक है, अच्छा जी देखें कि हमारे सामने यहाँ से हम लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज़ है बोला, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारे पास जनाब वेस्ट है, ये हमारे पास जनाब ईस्ट। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना ये वाली इक्वेटर की लाइन वेस्ट से खींची गई है इस। ठीक है, और ये जो डिग्री है ना ये 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। जब हम इधर आएंगे तो 90 बनेगा, इधर आएंगे तो 90 बनेगा, इधर जाएंगे तो 90 इधर बनेगा। तो इसलिए अक्सर वो पूछा जाता है कि ज़मीन का जो एंगल है वो टोटल कितना बनता है, सर्कमफ्रेंस कितना बनता है। तो वो जनाब आप याद रखिएगा कि जब 90 90 180 180 और 180 360। ठीक है, तो ये आपने मतलब इस तरह याद रख लेना। अच्छा जी, ये हमारे पास कौन सी लाइन हो गई है, ये हमारे पास लाइन बन गई जनाब ट्रॉपिक इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन से आपने ऊपर यहाँ पे जाना, 23.5 एंगल्स, 23.5 एंगल वो हमारा अगला टॉपिक है, वैसे मैंने बता दिया था लेकिन उसको हमें टेंशन ना लें। 23 पॉइंट ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे। जब आप 23.5 ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है भला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यही जनाब आप नीचे आ जाए। ठीक है, कितना बना 23.5 डिग्री, 23.5। जब आप नीचे आ जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है जनाब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक हो गया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं ये वाली लाइन ख़त्म कर दूँ, ये वाली दरमियान वाली लाइन ख़त्म कर दूँ, द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या कहलाता है? एनीवन जी, आप में से कोई बंदा ऐसा है जिसने ये पढ़ा हो, उस को हम क्या कहते हैं?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? जो हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने क्लासें ली हुई हैं ऑलरेडी, क्या कहते हैं? अच्छा जी, एक और नाम भी कहते हैं, दो नाम मैंने बताए थे अगर आपको याद हो तो। चले मैं यहाँ पे लेके, इसको हम कहते हैं जनाब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल या फिर THORN, ट्रॉपिकल जोन या थोरड। ठीक है, अक्सर पेपर में सवाल आ सकता है कि जनाब द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न इज गॉड। तो इसका मतलब है कि ये दोनों के दरमियान जो एरिया, इसको हम क्या कहते हैं? थोरड जोन भी कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे जनाब मैंने आपको बता दिया कि आपने जो है ऊपर जाना है 323.4 जाना है। अब आप ऊपर जाएंगे यहाँ जीरो से ऊपर जाएंगे यहाँ तक, इस लाइन इधर से इधर, इधर से इधर। इसको हम कहेंगे 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं जनाब आर्टिक सर्कल। क्या कहते हैं? ARCTIC, आर्टिक सर्कल। अगर आप यहाँ पे नीचे हैं, यहाँ से इधर भी आपने 67.5 डिग्री ऊपर आ जाए और इधर से भी जनाब 67.5 डिग्री। इस साइड पे आर्टिक ओशन है, इस साइड पे इंटार्कटिक ओशन है। इंटार्कटिक सर्कल वो मतलब हमारा कॉन्टिनेंट है। तो इसलिए हम इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहेंगे एंटार्कटिक सर्कल। ठीक हो गया, एंटार्कटिक सर्कल। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया जनाब उसको क्या कहते हैं, हमारे सामने आपको मैंने क्या पढ़ाया था बोला के? हाँ, अब हमारे सामने 23 पॉइंट से 67 के दरमियान वाला हिस्सा और 67 से इधर 90 के दरमियान, ये दोनों हिस्सों को क्या कहते हैं? इन दोनों का नाम और इन दोनों का नाम सेम है। इसको, इस हिस्से को हम वाला क्या कहते हैं? इस हिस्से को हम कहते हैं जनाब, ये वाला जो इसको हम कहते हैं सॉदर्न हेमिस्फीयर, सॉदर्न हेमिस्फीयर। और इस हिस्से को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लेकिन ये वाला मैंने आपको जो पढ़ाया ना, ये पूरा पूरा हिस्सा यहाँ तक, इधर से ये पूरा हिस्सा यहाँ तक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ साइड पे पूरा सॉदर्न हेमिस्फीयर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ साइड पे पूरा 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 हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये मैंने आपको पढ़ाया। अच्छा जी, ये जो दरमियान वाला हिस्सा ये वाला, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जनाब पोलर जोन, POLAR, पोलर, पोलर जोन, या आप इसको कहें टेम्परेट, टेम्परेट, यानी आप इसको पोलर जोन भी कह सकते हैं, टेम्परेट जोन भी कह सकते हैं, इसको पोलर जोन भी कह सकते हैं, टेम्परेट जोन भी कह सकते हैं, दोनों का नेम सेम है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे सामने और कौन सा पॉइंट रह गया था बड़ा? अच्छा जी, पोलर जोन का एक और नाम भी है, पोलर जोन भी कहते हैं उसको, टेम्परेट जोन भी कहते हैं उसका, मैंने आपको नाम ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोला? फ्रिजिड जोन। वो मैंने आपको पहले जो पिछली स्लाइड में लिखवाया था उसके अंदर ही आपने यहाँ फोट कर लेना, फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। तो ये जनाब हमारा ज़मीन का नक्शा है। और हमारे सामने बाकी हमारे सामने बच गया जनाब लैटिट्यूड ऑफ अर्थ, लॉन्गिट्यूड ऑफ अर्थ, और इसी तरह हमारे सामने एक प्राइम मेरिडियन लाइन भी बच गया। प्राइम मेरिडियन लाइन मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह हमने पेपर के अंदर ये सवाल आता है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इक्वेटर लाइन, डायरेक्शन ऑफ इक्वेटर लाइन क्या होती है? वेस्ट से ईस्ट होती है। इसी तरह व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की है। ये ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, और ये जो हमारी इक्वेटर लाइन होती है, इस इक्वेटर लाइन के ऊपर जनाब हमारा जो सूरज है, सन है, वो चलता है। अगर आप इक्वेटर लाइन के साथ आप हमारा कोई मुल्क रहता है या कोई बंदा रहता है, तो वो जनाब उसका रंग इंतहाई ब्लैक होगा। अगर वो इक्वेटर लाइन से थोड़ा दूर है तो वो गोरा होगा। ठीक है,
पाकिस्तान के अंदर इक्वेटर लाइन याद रखिएगा, ये जो इक्वेटर लाइन है पाकिस्तान के जनाब इस साइड पे गुजरती है, समंदर वाली साइड पे, ठीक है। तो पाकिस्तान को समंदर, पाकिस्तान कहाँ पे मौजूद है? पाकिस्तान यहाँ पे इक्वेटर लाइन। अब सवाल यहाँ पे ये आ सकता है कि पाकिस्तान जो है जो इक्वेटर लाइन है उसके नॉर्थ साइड पे मौजूद है या साउथ साइड पे। तो मैंने आपको बता दिया ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन पे यहाँ पे पाकिस्तान मौजूद है। तो यहाँ पे क्या बात हुई कि इक्वेटर लाइन के पाकिस्तान जो है नॉर्थ साइड में मौजूद है, ठीक हो गया। अच्छा ये हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर हम मालूम करते हैं इक्वेटर लाइन के ऊपर, प्राइम मेरिडियन लाइन के ऊपर पूरी दुनिया का टाइम कैलकुलेट होता है, ठीक है। यहाँ पे जनाब आपको पता है कि वो यूरोप है, यूरोप के अंदर वहाँ पे लंदन के अंदर जनाब वो जो ग्रीनविच मीन टाइम का हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर, GMT जिसे कहते हैं, GMT 5, अक्सर आपने देखा होगा GMT 5 ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे हम आगे हैं। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 9:07 है तो 5 घंटे पीछे करें तो 9 में से 5 के कितने बज गए? 4:07। तो लंदन में इस वक्त 4:07 होंगे और वहाँ पे सूरज अभी खड़ा होगा, असर की अजान आ रही होगी, ठीक है। जहाँ पे माइनस होगा वहाँ माइनस, हम उनसे माइनस में होंगे, जहाँ प्लस होगा हम उनसे आगे प्लस में होंगे। तो लिहाजा ये हमारे पास एक छोटी सी काविश थी जो आपको मैंने बताया है। बाकी मैं इंशाल्लाह लैटीट्यूड ऑफ अर्थ और लॉन्गिट्यूड ऑफ अर्थ के बारे में आपको कल पढ़ाऊँगा, और कल हमारा लेक्चर होगा प्रॉपर मैथ के ऊपर भी, और इसके ऊपर मैथ के सवाल तो सॉरी मैं अभी आपको 1-2 करवाने वाला हूँ क्योंकि अभी हमारा टाइम मौजूद है, और बाकी इसके ऊपर हमारे पास जो मैथमेटिकल लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह कल लेक्चर के स्टार्ट होगा। इसका स्क्रीनशॉट लें। ये देखें ना, जो GMT है ना, GMT +5, अक्सर आपने अपने कंप्यूटर पे टाइम सेट कर रहे होते हैं ना, वहाँ GMT 5 लिखा होता है, यानी आप पाकिस्तान का टाइम कैलकुलेट करते हैं। GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। GMT का हेड क्वार्टर है यहाँ लंदन, ठीक है। उसके अंदर जनाब वो टाइम पूरी दुनिया का सेट है, ठीक है, कि जनाब अगर सूरज के इतने यहाँ तक होगा तो ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो GMT 5 जो है लंदन वाला जो टाइम है ना, उससे हम 5 घंटे आगे। अगर यहाँ पे अभी 9:10 हो गए तो वहाँ पे भी 4:10 हो गए। 4:10 जैसे जैसे हमारे पास सूरज जहाँ पे मौजूद था 4:10 उधर सेम वैसे ही मौजूद है। यानी जो सूरज होगा ना उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। यानी अगर 4:07 पे हमारे पास असर की अजान आ रही है तो उनके पास भी 4:07 असर की अजान ही है, लेकिन उस वक्त हमारे पास जनाब हो रही होगी इशा के बाद टाइम हो रहा होगा, उनके पास ज़रूर होगी, ठीक है। टाइम और सूरज की जो लहरें हैं वो बिल्कुल सेम चलती हैं। तो ये खैर मैं आपको बताऊंगा, और लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड और ये टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, और ये हमारा कल का जो टॉपिक होगा इसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला क्लियर करेंगे लैटीट्यूड ऑफ अर्थ, लॉन्गिट्यूड ऑफ अर्थ, और अर्थ का जो एंगल है सरकमटेंस उसको, टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, और इसी तरह इसके बाद जनाब एक एरोप्लेन यहाँ नॉर्थ अमेरिका से उड़ते हुए जनाब एशिया में कैसे पहुँचते हैं। आगे दूसरा भी तो एरोप्लेन उसको लग सकता है या इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो किस तरह मतलब चलते होंगे, तो वो भी आपको क्लियर आप कल बता देंगे। कल हमारा लेक्चर मैथ के ऊपर होगा, इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर होगा, और इंशाल्लाह वर्ल्ड मैथ के ऊपर होगा। आप में से किसी बंदे ने वालेकुम जी यही बिल्कुल सेम होगा, ऐसे जिस तरह वो दिया हुआ है ना पेपर के अंदर सिलेबस के अंदर, गैप नहीं होगा। गैप फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ऐसे सुबह है तो इंग्लिश उर्दू ऐसे सेकंड टाइम होगा, ठीक है, और रेवेन्यू लॉज या GK सुबह है तो दूसरा सेकंड टाइम होगा, एक दिन में 2 पेपर होगा, ठीक है। यार पेपर से बाद में चेक होंगे, रिजल्ट तो बाद में आएगा। हाल बता ये कि आप पहले पेपर में एबसेंट हो गए, दूसरे पेपर में आपको नहीं बैठने देंगे, ठीक है। उनको क्या पता कि आपने 40 नंबर, नहीं इसका पेपर दिसंबर के आखिर में होगा या जनवरी में होगा, ठीक है।
रेवेन्यू की मैं आपको बताऊं कि भट्टी वाले हैं, कारवान वाले हैं, एक दो और भी हैं, मतलब लोकल आथर हैं। मैं आपको जो है उसमें से सब जितने भी मतलब एक्ट होंगे उसको कंबाइन करके कंपोज करके आपको नोट्स भेजा करूँगा। आपने उसको याद करना होगा और याद करने के बाद अगले दिन उसका टेस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, हमारा ये लेक्चर, ये मैथ के मैं 2-3 सवाल करूँगा, उसके बाद मैथ सवाल लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो जितना हमारा लेक्चर आज हुआ है, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, बाकायदा तौर पर यूट्यूब पे आएगा, उसके ऊपर प्राइवेसी लगेगी। सिर्फ वही स्टूडेंट देख सकेंगे जो मतलब हमारे रजिस्टर स्टूडेंट होंगे। जितने भी हमारे सामने ये लेक्चर हुआ है, इसके स्क्रीनशॉट आपको मिलेंगे, इसकी रिकॉर्ड वीडियो मिलेगी, और इसके बाद आपको पीडीएफ का डाटा है, उसके नीचे नोट लिखा होगा कि ये तमाम चीज़ों का कल टेस्ट होगा ऑनलाइन। 50 MCQ आपको दिए जाएंगे टेस्ट के अंदर, और 50 में से एक MCQ के 2 नंबर होंगे। 100 नंबर का टेस्ट, आपका रोज़ाना टेस्ट और रोज़ाना क्लास, जिससे आप मतलब है कि आप जो इम्तिहान में जाके बैठते हैं वो गलतियां जो वहाँ कर रहे होते हैं, जो गलतियां आप यहाँ पे कर लेंगे, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलें मैथ का सवाल लिखते हैं जनाब। जी जनाब, यहाँ पे क्या है तो बताएं एनीवन। ये जनाब मंथ के नेम लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इस तरह भी हो सकता है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, आगे फिर सितंबर, दरमियान में कितना वक्फा है उसके मुताबिक। नंबर 2, जी जनाब, क्या जवाब आएगा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 9 की पावर कितनी होनी चाहिए? एनी अदर? जी जनाब, कोई और बंदा? 9 की पावर 9 जवाब दुरुस्त है। देखिए ये तरतीब चल रही है, 2, 3, 4, 5, 6, जितना भी नंबर है उतना ही पावर है। आगे 7 की बारी आएगी, फिर 8 की बारी आएगी, फिर 9 की बारी आएगी, तो 9 की पावर 9 ही बनेगा। ठीक है, वॉल्यूम म्यूट करें, वॉल्यूम बगैर किसी वजह पे ऑन नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। $2100 earn in 15 days. In 30 days, how much money earn? जी जनाब, क्या जवाब आएगा? जी हमारा प्रोपोर्शन का सवाल है। अब इसको हम करेंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आप लिखें जनाब अर्निंग लिखें, नहीं जो चीज़ मालूम करनी है तो उसका एंड में यहाँ पे लिखें डेज और यहाँ पे लिखें अर्निंग। वो कहता है जी 15 दिन में आप 2100 रुपये कमा रहे हैं, 30 दिन में कितने पैसे कमाएंगे, ये सवाल है। क्योंकि वहाँ पे तब्दील भी तो हो सकता है, मैंने तो आपको इसलिए आसान लिखा है ताकि आप अंडरस्टैंड तो कर सकें, फिर जवाब ये आएगा। अच्छा जी, जब भी इस तरह का सवाल हो ना, आपने जहाँ पे x लिखा है ना, इधर आपने इक्वल का साइन लिखना है, x को ऊपर लिखना है, नीचे जो वैल्यू दी हुई है वो लिखनी है, और ये एज डिफ़ॉल्ट हर सवाल में से ही आएगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी।
हमारे पास एक चीज होती है जनाब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और एक होता है इनडायरेक्ट, या इनडायरेक्ट को इनवर्स का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया। डायरेक्ट में क्या होगा, मैं आपको पहले थोड़ी सी अपने आपकी मिसाल बताऊंगा। आप हॉस्टल में रहते हैं, आपके साथ एक दोस्त रहता है, जो काम आप करते हैं ना आपका दोस्त भी वही करता है, इसको कहते हैं डायरेक्ट। जो काम आप करते हैं आपका दोस्त उसके उलट करता है। आप सो रहे हैं वो पढ़ रहा है, आप खेल रहे हैं वो सो रहा है, उलट हो गया काम, तो ये इनडायरेक्ट होगा। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, इनडायरेक्ट है। एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक वैल्यू कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, तो फिर डायरेक्ट है। और अगर एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, या एक वैल्यू कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, तो इनडायरेक्ट है, ये इनवर्स है। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो आपने तीर का निशान ऐसे लगाना है, और जब इनडायरेक्ट होगा तो तीर का निशान ऐसे लगाना है। बताएं जनाब, 15 दिन के बाद दिन कितने हो गए? 30 हो गए। यहाँ दिन बढ़ गए, बिल्कुल बढ़ गए। 15 दिन में 2100 रुपये कमाए जा रहे हैं। 30 दिन में ज़्यादा पैसे कमाए जाएंगे या कम? एनीवन? एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज़ बढ़ी दूसरी बढ़ रही है, तो कौन सा प्रोपोर्शन हो गया? डायरेक्ट। डायरेक्ट के लिए आपने यहाँ जहाँ पे तीर का निशान लगाएंगे, और तीर का निशान जिस साइड से शुरू हो रहा होगा ना वो आपकी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, 15/30। ठीक है। अब जनाब आपने ये 2100 है, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, ये ख़त्म हो गया, बाकी एक्स बच गया, ये सिफर से ख़त्म हो गई। 3 एकम 3, 3 को 70 से 210, 15 को जनाब 70 से मल्टीप्लाई करें। वाली म्यूट करें। अच्छा जी, देखें कितना आ रहा है? नहीं 15 नहीं, 1 मिनट ना, और नहीं सॉरी, ये एरो का निशान इधर गलत हुआ। ये डायरेक्ट में हम ऊपर लगाते हैं और इनडायरेक्ट में नीचे लगाते हैं, ठीक है ना, ये आपने याद रखना, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास डायरेक्ट में क्या होगा, इस तरह निशान होगा। तो तीर का निशान यहाँ से आ रहा है, तो ये ऊपर आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? 30/15 21। ये तीर के निशान में प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अब देखें 15 है कम, 15 और 15 को 2 तरफ से 30, 1500 2 को 21 तरफ देंगे कितना बन जाएगा? 42। क्लियर होगी बात? जी जनाब, आप में से आपको मैथ के सवालों की समझ आए तो बता दें। हम मैथ के सवाल जितने भी पीपीएससी की किताब में मौजूद हैं हम सारे करेंगे मुकम्मल। हमारी ये वाली भी क्लास फ्री है, हमारी कल की क्लास भी फ्री होगी, ठीक है। आप तमाम लोग जितने लोग इस वक्त रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने फीसें पे कर दी हैं, ठीक है, और वो ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। बाकी हमारा फ्री सेमिनार वाला ग्रुप है, उसके अंदर हमारे 2 दिन टेस्ट भी लिंक भी आएंगे और क्लास के लिंक भी आएंगे। उसके बाद हमारा जो रेगुलर ग्रुप है क्लास का, उसके अंदर हम जो लोग अपनी तसल्ली कर चुके हैं, सेटिस्फाइड हो चुके हैं, उनको मैं एक PDF के अंदर सिलेबस भेज रहा हूँ। उसके अंदर जनाब फ़ीस डिपॉजिट करने का तरीका भी मौजूद है, तो आप उसको फॉलो अप करके फ़ीस का स्क्रीनशॉट सेंड करके अपने आप को जो है ग्रुप के अंदर ऐड करवा सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 नहीं, वो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिस तरह आपने मर्जी याद किया हो, ठीक है, सवाल का जवाब तो सेम आएगा ना, ठीक है। हमारा जी जी
जी जी जी जी मैं बताता हूँ। जी जी मैं बताता हूँ। आप एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी भी कम हो रही है, ठीक है। ये कौन सा हो गया? डायरेक्ट हो गया। इस साइड पे एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी फिर कम हो रही है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है। ये हमारे पास क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। जब ये होगा तो हमारे पास साइन ये लगेगा, जब ये वाला होगा तो साइन ये लगेगा, ठीक है। नहीं, वो जिस तरह आप मर्जी, आपको जिस तरह क्लियर है ना, आप वो याद रखें। अच्छा जी, तो ये जनाब जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, मैं अभी आपको पीडीएफ का डाटा शेयर करूँगा। सबसे पहले हम टेस्ट का आगाज़ करेंगे आज। टेस्ट के अंदर 2017 के पेपर से लेकर 2023 तक, तो सबसे पहले 2 मॉडल पेपर आज आपको आएंगे जिसके ऊपर टिक लगा होगा, और उस टिक के अंदर जनाब मतलब है कि याद रखिएगा कि आपने उसको पढ़ना है। तो पढ़ने का तरीकाकार क्या होगा? आपके सामने पीडीएफ नोट आएंगे, उसके ऊपर जो है एमसीक्यू होगा, उसका सवाल का जवाब लगेगा। आपने अगर आपको सवाल पहले से पढ़े हुए हैं तो जस्ट आप रीड करते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़े हुए तो एक सवाल को आपने 3 से 4 बार पढ़ के आगे चलते जाना है। उससे आपको वो सवाल हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। बाकी जितना हमारा लेक्चर हुआ है, इस लेक्चर में से 5-7 सवाल ऐड होंगे, बाकी सारा उसी मॉडल पेपर में से आएगा। आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना है अभी या बाद में व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। एनीवन? हाँ जी, एनी सवाल? अच्छा, एक बात स्टूडेंट ने पूछी कि सर इसका मेरिट कहाँ तक जाएगा? ज़कात का जो मेरिट है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ। आपका इंग्लिश के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके नंबर ले लिए 40, उर्दू के अंदर आपने नंबर ले लिए 40, रेवेन्यू लॉ में आपने नंबर ले लिए 40, कितने हो गए? 120। अब जीके वाला पेपर है, जीके वाले पेपर में आपके नंबर आ जाते हैं 80, कितने बन गए? 200। अब जिसके 200 नंबर पूरे बन जाएंगे ना, वो पास है। अगर आपके जीके के अंदर 40 नंबर आ रहे हैं, आप पास हो गए हैं, मगर आपका मेरिट 200 से शुरू होगा। आपके एग्रीगेट 200 नंबर होने जरूरी है। हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर होने चाहिए, लेकिन एग्रीगेट जब हम करें तो 200 नंबर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके फॉर नंबर यहाँ पे जनाब सीटें हैं सिर्फ 13 को 5 से मल्टीप्लाई के 65, नथिंग। यहाँ जितने भी लोग 200 नंबर लेंगे सारे इंटरव्यू क्वालिफाई हैं, चाहे 500 बंदा क्वालिफाई हो जाए, चाहे 800 क्वालिफाई हो जाए। तो मैं आपको ये बता दूँ कि तहसीलदार के पेपर में कम से कम 700 से 800 बंदा इंटरव्यू देगा। जी जनाब, एनी क्वेश्चन आपकी तरफ से? ठीक हो गया। तो ये जनाब मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सारा कुछ बताता हूँ। तो आपको मैंने ये मेरिट का बता दिया जनाब। अभी आपको पता नहीं आप कहाँ से हुए थे। मैंने आपको ये कहा है कि एग्रीगेट आपके 200 नंबर होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 40 नंबर होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? चलें ठीक हो गया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल राइट टाइम 8 बजे होगी। और अच्छा, ज़कात का DZO की बात करें, डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर का जो मेरिट है ना, वो मैंने पेपर अभी देखना है, उसके बाद करूँगा। बट इसका मैं आपको मेरिट बता देता हूँ अभी। इसका मेरिट जो है ना 77 प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, और नहीं, वो ज़कात का पेपर आज था, वो हो गया, उसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट। चलें, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी। और आप लोगों ने ग्रुप को फॉलो करना है। ग्रुप में जो भी मैसेज आएगा फजूल मैसेज नहीं होगा, वो काम का मैसेज होगा, आपने लाजमी उसको फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात।